चलो बेटा ना, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कशन के लिए था, है ना। लास्ट में क्लोरीन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है उसके क्या क्या केसेस थे वो हमने देखे थे। दो एग्जांपल, एक था ऑर्थोक्लोरोफिनॉल और एक था क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करना है, तो आइए उसको फटाफट देखते हैं, फिर वीक फोर्सेस पर मूव करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एप्लीकेशन में बेटा सबसे पहला जो एप्लीकेशन आ जाता है दैट इज फिजिकल स्टेट, और उसमें दो एग्जांपल्स के ऊपर हमें डिस्कशन करना है कि HF तो लिक्विड होता है लेकिन HCl जो है वो गैस होता है। HF इज लिक्विड वाइल HCl इज गैस। एंड सिमिलरली, है ना, हमें इसके अलावा एक और केस पढ़ना है कि वाटर इज लिक्विड वाइल H2S इज गैस। चलिए आइए इन दोनों पे डिस्कशन करेंगे। पहले ये जो डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले कुछ और बातें हमें डिस्कस करनी जरूरी है इन एप्लीकेशंस के बारे में। आइए उसको समझते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट ये आ रहा है कि हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब बात कर रहे हैं ना, तो एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर हमको ये समझना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से और किन किन प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है। तो जनरली क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये किसी भी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ सकती है, लेकिन उनमें से कुछ एक प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पर डिटेल में वन बाय वन पढ़ रहे होंगे, तो अभी ये जो बता रहा हूँ ये लिखने की जरूरत नहीं है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, फिजिकल स्टेट। ठीक है, इसके अलावा आ जाएगा विस्कोसिटी। ये सारी चीजें ऐसी है जो आपने कहीं ना कहीं फिजिक्स के अंदर पढ़ रखी होती है। विस्कोसिटी आ गया, सरफेस टेंशन आ गया, वॉलेटिलिटी आ गया, वेपर प्रेशर आ गया, है ना, इस तरह की चीजें आएंगी। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी कहलाती है बेटा बल्क प्रॉपर्टीज। क्या कहलाती है ये? बल्क प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टी बहुत तरह की होती है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है बेटा? बल्क प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब ये बल्क प्रॉपर्टी कैसे है, ध्यान सुनिए। जैसे मान लीजिए हम फिजिकल स्टेट की बात करें, तो फिजिकल स्टेट में कोई कंपाउंड सॉलिड हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है और कोई गैसियस हो सकता है। तो एक बात बताओ, अगर कोई कंपाउंड सॉलिड, लिक्विड या गैस है, समझना है ना बल्क प्रॉपर्टी कैसे है ये। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। बेटा सॉलिड के अंदर पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा। लिक्विड में थोड़ा सा वीक और गैस में और भी ज्यादा वीक। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मुझे बताना है कि ये कंपाउंड सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, तो क्या मैं सिर्फ अभी यहाँ पर दो मॉलिक्यूल जब आपको दिखाए गए तो दो मॉलिक्यूल को देखकर आप फिर भी जज कर सकते हैं? लेकिन बाई चांस यहाँ पर दो मॉलिक्यूल के बदले मैं एक ही मॉलिक्यूल आपको दिखाता और मैं बोलता आप मुझे बता दो इनमें से कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, तो अपन नहीं बता सकते, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड या गैस बताने के लिए एक मॉलिक्यूल को देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपको बल्क प्रॉपर्टी चाहिए होगी, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, तब जाके वो देखकर बता पाएगा कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। जैसे अगर हम लोग बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट की जब बात होती है तो बेटा आपने कोई भी भगोना, तपेला, पतीला जो भी बोलते हैं, ठीक है ना, उसको उठाया और उसमें कोई लिक्विड भरा और उसको बॉईल करने चले गए। तो बॉईल करने जाएंगे तो वाटर का एक मॉलिक्यूल रख के थोड़ी बॉईल करोगे। वाटर के ढेर, इतना पानी लोग मतलब ऐसे थोड़ी एक बूंद में पता नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम जानते हैं एवोगैड्रो नंबर वगैरह वगैरह, है ना। तो जब आप पानी को बॉईल करने जाओगे या किसी भी चीज को बॉईल करने जाओगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालने जाओगे, तो बॉइलिंग पॉइंट निकालते वक्त आपको एक पार्टिकल काम में नहीं आएगा, आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। और बहुत सारे मॉलिक्यूल चाहिए होंगे तो वो प्रॉपर्टी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होगी या बल्क प्रॉपर्टी होगी बेटा? बल्क प्रॉपर्टी। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सारी की सारी कौन सी प्रॉपर्टीज है बेटा? बल्क प्रॉपर्टी। और बल्क प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन पे। किस पे डिपेंड करती है बेटा? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन। अब मुझे बताना, दो मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि बल्क प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं, तो बल्क प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगा। मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा? इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस पे। किस पे डिपेंड करेगा? इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस पे। अब मुझे बताइए, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस जो है ना, वो दो तरह के होते हैं। या तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स कौन सा होगा बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो इंटर मॉलिकुलर टाइप के होते हैं, होमो इंटर मॉलिकुलर, हेटेरो इंटर मॉलिकुलर। तो या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और अगर दो मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कम से कम जिसका कोई नहीं होता उसका वंडरवॉल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो बल्क प्रॉपर्टीज होती है ना, बल्क प्रॉपर्टी को डिसाइड करने में कौन कौन काम आता है। या तो हाइड्रोजन बॉन्ड काम में आता है, और या फिर कौन काम में आता है बेटा? वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, वंडरवॉल फोर्सेस हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे, तो अभी इसकी बात खत्म कर देते हैं। अभी हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड पे आते हैं। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। और इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड भी इन बल्क प्रॉपर्टीज को क्या कर सकता है? टाइम टू टाइम इफेक्ट कर सकता है। लेकिन एक बात समझिए,
हम लोग यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं या इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं बेटा? इंटर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होते हैं, है ना, इंट्रा और इंटर। और अगर मुझे बल्क प्रॉपर्टी की बात करनी तो बल्क प्रॉपर्टी में इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट करेगा कि इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड? इंटर। तो ध्यान रखना, इसका इफेक्ट आएगा बल्क प्रॉपर्टी, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, जो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो तो विद इन द मॉलिक्यूल हो जाएगी, और इसकी भी जो इंट्रा होगी वो भी विद इन द मॉलिक्यूल हो जाएगी। तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसके अट्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, अगर इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है तो फिर दोनों के इंटरेक्शन पे उसका इफेक्ट आएगा। तो मैं कुछ पॉइंट बोल दे रहा हूं, इसको आप अलग से लिख लीजिएगा, कहीं भी मार्जिन मार्जिन में लिखिएगा। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग affects intermolecular hydrogen bonding affects bulk properties like intermolecular hydrogen bonding affects bulk properties like physical state, boiling point, etc. Intermolecular hydrogen bonding affects bulk properties like boiling point, physical state, etc. बल्क प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट एक्सेट्रा। ठीक है ना। आइए, अब वो जो बल्क प्रॉपर्टीज है उनमें से पहली बल्क प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और वो फर्स्ट बल्क प्रॉपर्टी कौन सी बेटा? फिजिकल स्टेट। ध्यान सुनिएगा ना, ये बोर्ड्स में आपके 1 या 2 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चन है, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 में। तो बात बताइए क्या बोला यहाँ पर? HF इज लिक्विड व्हाइल HCl इज गैस। जरा इसको इमेजिन करें, कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है ग्रुप नंबर 17 या ग्रुप नंबर 16 या ग्रुप नंबर 15 के बारे में, बेटा क्या फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। तो इसका जो हाइड्राइड बनेगा वो ऐसा बनेगा, इसका जो हाइड्राइड बनेगा वो ऐसा बनेगा, और इसका जो हाइड्राइड ऐसा बनेगा। और इनके जो हाइड्राइड है, क्या इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। पर इसके ग्रुप में और भी तो हाइड्राइड होंगे, PH3, SH3, SBH3, BiH3। इसके ग्रुप में और भी हाइड्राइड होंगे जिनके एसिडिक नेचर वगैरह हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, H2S, H2SE, H2TE, H2PO। और इसके ग्रुप के हाइड्राइड्स होंगे HCl, HBr और HI। तो आपको क्या बोल रहा है कि ये जो HF है ये तो लिक्विड है, लेकिन इसी के ग्रुप में नीचे आने वाला HCl कैसा मिल रहा है? गैस। मतलब कंपैरिजन कर रहा है ग्रुप 7 के हाइड्राइड्स का। इसी तरीके से यहां पर देखेंगे तो क्या बोल रहा है? वाटर इज लिक्विड व्हाइल H2S इज गैस। तो अभी इस पे बात नहीं चल रही, ये तो गैस ही होता तो इसके लिए क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकता, बट इसके लिए भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आगे जाके दूसरी प्रॉपर्टीज में। तो आप देखो, HF लिक्विड है, HCl गैस है, H2O लिक्विड है, H2S गैस है। ऐसा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है ना, जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6, तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि वॉलेटिलिटी में, वेपर प्रेशर में, विस्कोसिटी में, सरफेस टेंशन में, फिजिकल स्टेट में ये ऐसा क्यों है और वो वैसा क्यों है, ठीक है, मतलब ये ज्यादा क्यों वो कम क्यों, या ये कम क्यों बाकी ज्यादा क्यों, ये ज्यादा क्यों बाकी कम क्यों, या ये कम क्यों बाकी ज्यादा क्यों, एक ही आंसर लिखना है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है और बाकियों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है। जैसे आपसे पूछा HF इज लिक्विड व्हाइल HCl इज गैस, आंसर क्या होगा? इट कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर अंदर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे H2O इज लिक्विड H2O इज गैस, इट कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आंसर होगा। ठीक है, अब इसको अपन समझते हैं डिटेल में। आपको एग्जाम में इतना लिखना है, 1 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है जनरली आपको, और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अब इसको अपन लॉजिकली समझे। ये क्या कह रहा है कि बेटा HF जो है और HCl जो है, मैं HF और HCl से समझा दे रहा हूं, वही बात इन दोनों पे भी वैलिड होगी। ठीक है, HF जो है और HCl जो है बेटा एक ही ग्रुप के तो मेंबर है, तो एक ही ग्रुप में जनरली प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? सेम। ठीक है, तो अगर ये गैस है तो इसको भी कायदे से क्या होना चाहिए था? गैस। पर ये कैसा मिला? लिक्विड। तो ऐसा क्यों मिला? तो उसका रीजन अपन क्या बोलेंगे कि भैया यहाँ पर ये बल्क प्रॉपर्टी है, फिजिकल स्टेट एक प्रॉपर्टी एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करेगा, डिसाइड नहीं होगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ढेर सारे HF है और ढेर सारे HCl है, पर HCl के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन एक्टिव है ही नहीं, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन तो वो होता है जो फोन से जुड़ा होता है, या sp हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा होता है, या CF3 या CCl3 से जुड़ा होता है। लेकिन क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव है या नहीं है? बेटा है। और इसीलिए इनके बीच में क्या हो सकती है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो अट्रैक्शन दूसरे वाले के मुकाबले इसका क्या हो जाएगा? ज्यादा। और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पार्टिकल पास आ जाएंगे, तो इसके मुकाबले इसके पार्टिकल ज्यादा क्लोज होंगे, और पार्टिकल ज्यादा क्लोज होंगे तो बेटा गैस के मुकाबले अगर पार्टिकल पास आ जाते हैं तो फिर वो कौन सा स्टेट ऑक्यूपाई कर लेगा? लिक्विड। और यही बात किसमें होगी? H2 और H2S में। क्वेश्चन आपको लिख लेना, रीजन मैं बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। इन HF
intermolecular hydrogen bonding is present in HF. Intermolecular hydrogen bonding is present in HF. Intermolecular hydrogen bonding is present, due to which intermolecular attraction increases, due to which intermolecular attraction increases, and they are found in liquid state. They are found in liquid state. ठीक है, तो ये हमने लिख दिया बेटा HF के बारे में, और HCl में लिखोगे तो HCl के लिए लिखवा नहीं रहा हूं, बट इसी का जस्ट ऑपोजिट लिखेंगे कि इन HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट, हेंस इट इज फाउंड इन गैसियस स्टेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, अगले एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो आपके सामने आ रहा है वो कौन सा आ रहा है बेटा? विस्कोसिटी। अगेन फिजिक्स में पढ़ी हुई है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो आपका फ्लूइड वाला जो चैप्टर होता है वहां पर आप इसके बारे में पढ़ते हैं। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? थिकनेस ऑफ लिक्विड। थिकनेस ऑफ लिक्विड मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो के बारे में बात होती है, कि अगर कोई लिक्विड ज्यादा विस्कस होगा तो वो आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा। अब एक बात समझना, यहां पर कंडीशन क्या होती है, ध्यान से देखिए। मान लो ये किसी लिक्विड की एक लेयर है, ठीक है, और ये दूसरी लेयर और उसके ऊपर तीसरी लेयर, ध्यान से देखते आएगा। मान लीजिए लिक्विड है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, चौथी लेयर है, और अगर लेयर लेयर के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है, अगर लेयर लेयर के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, तो क्या ये लेयर एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लाइड कर सकती कि नहीं कर सकती बेटा? कर सकती है। और अगर लेयर लेयर के बीच में बॉन्डिंग हो जाए, लेयर लेयर के बीच में क्या हो जाए? बॉन्डिंग, तो क्या ये लेयर आसानी से फ्लो कर पाएगा? क्या नहीं। तो अगर लेयर लेयर के बीच में इंटरेक्शन है तो वो फ्लो नहीं करेगा, और फ्लो नहीं करेगा तो वो लेयर्स आपस में जुड़ के रहेंगे, जुड़ के रहेंगे मतलब उसका लिक्विड का थिकनेस क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। और अगर थिकनेस बढ़ जाएगा या इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा तो हम क्या बोलेंगे? दैट लिक्विड इज मोर विस्कस। तो एक बात समझिए, अगर मान लो ये दो लेयर्स है और दो लेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, क्या हो जाए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो लेयर आपस में जुड़ के रहेंगी, अलग अलग हो जाएंगी? जुड़ के रहेंगी, और जुड़ के रहेंगी तो थिकनेस बढ़ेगा, और थिकनेस बढ़ेगा तो फ्लो नहीं हो पाएगा, और फ्लो नहीं हो पाएगा मतलब वो विस्कस हो जाएगा। तो इसीलिए विस्कोसिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो रिलेशन आएगा वो कैसा आएगा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पर जब मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख रहा हूं तो याद करिए दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटर और इंट्रा। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर इस पूरे टॉपिक में जब भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखेंगे तो हम इंटरमॉलिकुलर की ही बात करेंगे, क्योंकि ये जो बल्क प्रॉपर्टीज है इस पे किसका इफेक्ट आता है बेटा? इंटरमॉलिकुलर का। इंट्रामॉलिकुलर का यहां कोई इफेक्ट नहीं होता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में है ना, बहुत कॉमन से दो एग्जांपल है जो मार्केट में चलते हैं, उन्हीं के ऊपर बात कर लेते हैं, ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल। ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल की बात करें बेटा, तो ग्लाइकॉल क्या हो जाएगा? यहां पर ये आ गया ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर, इथेन 1,2 डायॉल। और इसी तरीके से ग्लिसरॉल की बात करें तो यहां पर प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक ग्लाइकॉल है, दूसरा क्या है बेटा? ग्लिसरॉल है। अब मुझे एक बात बताइए, हमको इसमें देखना है कि किसमें नंबर ऑफ लेयर्स ज्यादा जुड़ेंगी और किसमें नंबर ऑफ लेयर्स कम जुड़ेंगी। मुझे बताइए इस हाइड्रोजन को देखो, क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं बेटा? है। क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं बेटा? है। क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? सारे एक्टिव है, ठीक है। बट ये जो कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है ये एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़े हुए और ये एक्टिव नहीं होते। अब मुझे बताओ, अगर इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन देखो तो कितने एक्टिव हाइड्रोजन है? 2। और इसके पास कितने? 3। तो ज्यादा लेयर जोड़ने का काम कौन करेगा? पहले वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला ऑब्वियसली ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। और जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा लेयर्स उतनी ज्यादा बनेगी, और लेयर जितनी ज्यादा बढ़ेगी थिकनेस उतना ज्यादा होगा, थिकनेस जितना ज्यादा होगा विस्कोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल में मोर विस्कस कौन हो जाएगा बेटा? ग्लिसरॉल। आगे बढ़ते हैं, पहले काम करिए, दोनों को नोट करिए, फिर देखते हैं अगले एग्जांपल्स, बाकी सारे क्योंकि एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं।
चलिए बेटा, है ना। अब यहाँ पर ये जो कंडीशंस अभी हम लोगों ने पढ़ी है ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल वाली, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं तो तीसरी कंडीशन क्या आती है, ठीक है। अब तीन प्रॉपर्टीज को हम एक साथ पढ़ेंगे। तीन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, ध्यान से सुनिएगा। पहली प्रॉपर्टी आएगी बेटा वॉलेटाइल नेचर, अगली प्रॉपर्टी आएगी बेटा वेपर प्रेशर, और अगली प्रॉपर्टी आएगी बेटा बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान सुनना, है ना। आप लोगों को मैंने बोला था फिजिकल केमिस्ट्री में आप जब राउल्ट्स लॉ वगैरह पढ़ते हैं तो वॉलेटाइल नेचर, है ना, वेपर प्रेशर और विस्कोसिटी, ये सारी चीजें आ जाती है वहां पर, ठीक है। तो अब देखो इसके ऊपर डिस्कशन करना, और इसको पहले मैं तीनों को आपको समझा देता हूँ एक साथ। तीनों प्रॉपर्टी को हम एक साथ समझ लेते हैं और फिर एक ही एग्जाम्पल से तीनों बातों को हम लोग समझ लेंगे, ठीक है ना। देखो एक बात समझिएगा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो मान लो ये एक बीकर लिया मैंने ए और एक बीकर लिया मैंने बी, ठीक है। ये बीकर ए है, ये बीकर बी है। बीकर ए बीकर बी कहने का मतलब क्या है, तपेला ले लिया, तपेला, पतीला, भगोना, ठीक है। हाँ, तो ये भगोना लिया, इस भगोने में कौन सा लिक्विड भरा हुआ है, ए, है ना। वॉलेटाइल करने का मतलब है लिक्विड फॉर्म में सारी चीजें ना, बॉइलिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए लिक्विड है और यहाँ पर कौन सा लिक्विड है बेटा, बी। अब ऐसा कंडीशन अज्यूम करके चले कि भैया एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो हम ऐसा मान लेते चलिए जो ए है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मान लेते हैं ऐसा, और बी लिक्विड है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो हम लोगों को यह समझना है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने या ना होने से इसमें क्या इफेक्ट आएगा। अच्छा, यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहा हूं तो मैं कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, इंटर, ठीक है। तो यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन अज्यूम करके चल रहे हैं वो कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही है, इंटर। और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसका मतलब है देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और या फिर अगर यहां इंट्रा होती ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पर इंट्रा होती ना तो भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इंट्रामोलिकुलर बल्क प्रॉपर्टी को इफेक्ट नहीं कर रहा होगा। अब मुझे बताइए इंटरमोलिकुलर में क्या इन दोनों के अट्रैक्शन पे इफेक्ट आया होगा कि नहीं आया होगा, आया होगा। अब आपने क्या करा, आपने इसको गर्मा गर्म चूल्हे पे बैठा दिया, तपेला भगोना पतीला जो भी है, सोचो उठाया ये गर्मा गर्म चूल्हे पे रखा, जस्ट इमेजिन जैसे आपको उठा के चूल्हे पे रख दे गर्मा गर्म, अब इमेजिन कर पाओगे, ठीक है ना। तो अब अगर अपने कोई गर्मा गर्म चूल्हे पे बैठा दो वहीं टिके रहेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। इसको बोलते हैं एस्केप करना। क्या बोलते हैं, यहां पर जब इसको चूल्हे पे बैठाओ ना गर्मा गर्म, तो नीचे के जो पार्टिकल्स है ना इनको गर्मा गर्म लगेगा, तो ये वहां टिकेंगे नहीं, ऊपर भागेंगे बचने के लिए, है ना। तो ये वाले पार्टिकल क्या करते हैं, एस्केप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हीट इन्हीं को लगेगी। अभी चूल्हे पे बैठाया तो यहां थोड़ी गर्म लगेगा, गर्म वही लगेगा जो चूल्हे पे रखा गया है, ठीक है। हाँ, तो अब ये वाला जो पार्ट है ना इसको गर्म लगेगा, गर्म लगेगा तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो ये बचने के लिए क्या करेगा बेटा, एस्केप करेगा, ठीक है। अब एक बात समझो, ये जो ए और बी है, मुझे बताइए अगर इसको हीट मिलेगा तो क्या इसका एस्केप करना आसान है या मुश्किल है, आसान है। इसका मतलब है इस जितना आसानी से एस्केप करेगा वॉलेटाइल नेचर उतना ज्यादा, तो ये मोर वॉलेटाइल होगा। और इसको अगर एस्केप करना है तो ये मान लो इसको तो अकेले बी को बैठा दिया आपने, इस चूल्हे पे बर्नर पर रख दिया, एक बी को इस बर्नर पर रख दिया, एक बी को उस बर्नर पर रख दिया, गर्म कर दिया, ये भी आराम से उचक गया, वो भी आराम से उचक गया, वो भी उचक गया। अब आपने क्या करा, तीन ए रख दिए तीनों बर्नर पर, तीनों को ऐसा बांध दिया रस्सी से, अब इसको ऊपर जाना है, और जा ही नहीं पा रहा वो, तू भी तो चल तब तो जाऊंगा मैं भी ऊपर, अकेले कैसे जाएगा, बांध रखा है आपने। तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना, इसकी वजह से ये ए एस्केप करना भी चाहता तो एस्केप नहीं कर पाएगा जब तक इसके साथ अपना साथ नहीं तोड़ेगा, इसके साथ रस्सी नहीं टूटेगी तब तक ये ऊपर जा ही नहीं पाएगा। ये थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, ये वापस बुला लेगा, आजा मेरे को नहीं लगी अभी गर्मी, मेरे को ही लग रही है। तो यहां पर क्या होगा कि जब ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा तो ये आसानी से एस्केप नहीं कर पाएगा, और इसीलिए इसका वॉलेटाइल नेचर क्या होगा, कम। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका वॉलेटाइल नेचर ज्यादा है या कम है, कम है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वॉलेटाइल नेचर डायरेक्टली या इनवर्सली, इनवर्सली। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहां पर आ रहा है वो आ रहा है बेटा वॉलेटिलिटी का, और वॉलेटिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वॉलेटिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हम कौन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हुए चल रहे हैं बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी चलिए एग्जांपल थोड़ी देर के बाद देखेंगे। आइए इधर दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, मुझे बताइए, अब आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, मान लो टेम्परेचर अपन ने कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस, कितना कर दिया बेटा, 50 डिग्री, T इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया। 50 डिग्री पे इनमें से दोनों में से ज्यादा एस्केप कौन करेगा, ए या बी, बी। बी ज्यादा एस्केप करेगा तो बी के वेपर ज्यादा बनेंगे कि कम बनेंगे, ज्यादा, ऑब्वियसली इसके वेपर ज्यादा बनेंगे, और इसके वेपर कंपेरेटिवली कम बनेंगे। तो जितने ज्यादा वेपर बनेंगे प्रेशर भी तो उतना ही ज्यादा होगा। हम लोग यहाँ पर टर्म जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन सी टर्म है, वेपर प्रेशर। यहां पर भी कौन सी टर्म ले रहे हैं, वेपर प्रेशर। मुझे बताइए
ए और बी में से सेम टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर्स किसके बनेंगे? जिसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा। जिसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा वो आसानी से एस्केप करेगा, आसानी से एस्केप करेगा मतलब आसानी से वेपर्स बनाएगा, और जितनी आसानी से वेपर्स बनाएगा उतने ज्यादा वेपर्स बनाएगा, और जितने ज्यादा वेपर्स बनाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका वेपर प्रेशर, और इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वेपर प्रेशर को देखो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वॉलेटिलिटी का जो रिलेशन आया था वही रिलेशन तो किसका आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वेपर प्रेशर का भी आ रहा है। मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसका मतलब है यहां पर हम लोग एक फोर्थ प्रॉपर्टी लेंगे, और वो फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी होगी बेटा? वेपर प्रेशर। और ये वेपर प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो वेपर प्रेशर विल आल्सो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जांपल तीनों में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। अगला प्रॉपर्टी आता है बॉइलिंग पॉइंट। अगला प्रॉपर्टी आता है बॉइलिंग पॉइंट। मुझे बताइए बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कैसे करते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइल हो जाए। ऐसे जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या? वो टेम्परेचर जिसपे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए उसे क्या बोलते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग 760 mm ऑफ Hg मान के चलते हैं, ठीक है? तो मान लो जिस टेम्परेचर पे इसका 760 mm Hg का प्रेशर बन जाएगा वो इसका बॉइलिंग पॉइंट, और जब इसका 760 mm Hg का वेपर प्रेशर बन जाएगा तो वो इसका बॉइलिंग पॉइंट। मुझे बताइए दोनों में से जल्दी 760 पे कौन पहुंचेगा? पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला, सॉरी दूसरा वाला, अभी वाला मतलब है ना, पहला दूसरा ऐसे कर दिया था। तो पहले 760 पे कौन पहुंचेगा? बी। बी जल्दी पहुंचेगा 760 में या देर से पहुंचेगा? जल्दी। इसका मतलब है इसको 760 पर पहुंचने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? कम। इसका मतलब है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा क्योंकि इसके वेपर जल्दी बन रहा है, और जबकि इसको 760 पर जाने के लिए बोलेगा और गर्मी दो, हीट देते जाओ गर्म करते जाओ, है ना? जितनी ज्यादा गर्मी मिलेगी उतने ज्यादा वेपर बनेंगे, मतलब इसको टेम्परेचर क्या चाहिए? ज्यादा। अब मुझे बताओ अगर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है बेटा? ज्यादा। और ये लॉजिकली भी समझ में आता है कि भैया इसके वेपर्स बनेंगे नहीं तो अपने को उसको बॉइल कराने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे आ रहे हैं? डायरेक्टली या इनवर्सली बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फिफ्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी बेटा बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो तीनों प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस करी है, तीनों को हमने समझा एक साथ। अब इनके एग्जांपल्स पे आते हैं ना, एक ही एग्जांपल लेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का एग्जांपल ढेरों बार एग्जाम में आ चुका बॉइलिंग पॉइंट के लिए, उसी पे हम तीनों चीजें समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल आपको दिया गया बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक एग्जांपल आपको दिया गया बेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ध्यान से देखते जाएगा, समझते जाएगा कंडीशंस को। बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं पहले मैं। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से बन के आ जाएगा आपके सामने, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और पैरा नाइट्रोफिनॉल का अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं आपके सामने तो ये आ गया OH, और यहां पर कौन आ गया बेटा? NO2। ठीक है, अब जरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे गौर फरमाइएगा इसके। तो बेटा यहां पर ये डेल्टा प्लस है, और इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती थी? इंट्रा। और इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी? इंटर। अच्छा मुझे बताओ ये जो मॉलिक्यूल है, हम लोग बल्क प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल से तो डिसाइड होगा नहीं, कम से कम दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल चाहिए। तो मुझे यहां पर एक और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाना पड़ेगा, और एक और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो मैं बना रहा हूं तो बेटा इसका OH भी तो इसी के NO2 के साथ H बॉन्डिंग कर लेगा। तो मुझे बताइए इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ क्या? नहीं। इनके अंदर कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंट्रा। और इंट्रा बल्क प्रॉपर्टी को इफेक्ट नहीं करेगा। जबकि यहां पर अगर मैं पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात कर रहा हूं तो बेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी वो कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी बेटा? इंटर। मतलब इसका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इसके साथ बनेगा, और इसका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इसके साथ बनेगा। यहां कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही? इंटर। तो क्या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन पे इफेक्ट आया कि नहीं आया? अब मुझे बताओ कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? वॉलेटिलिटी। सपोज इसको एक भगोने में रख रखा आपने, इसको गर्म किया तो क्या ये आसानी से वेपराइज हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे, पर इसको वेपराइज करना है तो पहले ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और इसीलिए ये आसानी से वेपराइज नहीं होगा। तो दोनों में से मोर वॉलेटाइल नेचर किसका? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अच्छा जिसका वॉलेटाइल नेचर ज्यादा, क्या उसके वेपर ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे? ज्यादा। तो यहां आ रहा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और यहां क्या आ रहा है बेटा? पैरा नाइट्रोफिनॉल।
जिसके वॉलेटाइल नेचर ज्यादा उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा, और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो आसानी से बॉइल हो जाएगा। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से आपको पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा, ज्यादा। तो एक काम करें, सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन है तो इनको नोट डाउन करिए, फिर आते हैं फिफ्थ वाले एप्लीकेशन पे। पर तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो इसीलिए हमने एक साथ समझ लिया। पहले नोट डाउन बेटा, थर्ड और फोर्थ। चलिए ना, फिफ्थ वाला जो एप्लीकेशन आपके सामने, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी और आपके सामने लिखी हुई बेटा। लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है बेटा, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी आप फिजिक्स में पढ़ चुके होते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर लेयर के परपेंडिकुलर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, सरफेस टेंशन। तो ऑब्वियसली जहां पर जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उस लेयर पे उतने ज्यादा फोर्सेस लग रहे होंगे, और जितने ज्यादा फोर्सेस लग रहे होंगे, टेंशन या फोर्स हम लोग बोले, तो सरफेस पे उतना ज्यादा होगा। तो सरफेस टेंशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम सरफेस टेंशन। इन चारों में से केवल वाटर है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उस पे नंबर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितने होने चाहिए उसके मुकाबले ज्यादा मिलेंगे आपको, और इसीलिए उसका सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा। बाकी सरफेस टेंशन वगैरह की कहानी आप फिजिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, वाटर ड्रॉपलेट का वो जो शेप वेप होता है वो सब चीजें आपको पढ़ाई जाती है इसमें। चलिए ना, अब ये जो अभी हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया इसमें हमने पूरा जो भी एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थे उसके बारे में डिस्कशन किया। और इन एप्लीकेशंस के अलावा हम लोग यहाँ पर कुछ और बातों पर डिस्कशन करने वाले। खासकर एक पॉइंट आपको बताना है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड। हमने प्रीवियस क्लासेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ को लेकर डिस्कशन किया था,
और उन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्ट्रेंथ के अलावा एक पॉइंट पे हमें यहाँ और डिस्कशन करना है, और वो पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला FHF और मान लीजिए मैंने बोला आपको FHO, ठीक है, ध्यान से देखना और ध्यान समझना इस बात को। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। और हमें यहाँ पर कंपेयर करना है क्या बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कंपेयर करना है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान सुनिएगा, मुझे बताइए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सबसे पहले क्या पॉइंट देखा जाता है बेटा, डेल्टा प्लस वन H। मुझे बताइए फ्लोरीन से जुड़े हुए हाइड्रोजन पे जितना डेल्टा प्लस आएगा, क्या उतना ही इस फ्लोरीन से जुड़े हुए हाइड्रोजन पे भी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और अगर डेल्टा प्लस सेम हो जाता है फिर क्या देखते हैं बेटा, लो EN ऑफ Y। मुझे बताइए फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से लोअर EN किसका होगा, ऑक्सीजन। इसका मतलब है इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आराम से देनी चाहिए, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आराम से देगा तो बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा कि वीक बनेगा, स्ट्रॉन्ग। तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था इसके मुकाबले, लेकिन ऐसा मिलता नहीं है। दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है बेटा, FHF। आप ऐसा ध्यान रखें कि हमने जो स्ट्रेंथ की बात करी वो हर जगह वैलिड है, लेकिन कभी भी FHF दिख जाए तो FHF हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होते हैं, डाइपोल डाइपोल या फिर आयन डाइपोल। तो ये जो FHF वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है उसका थोड़ा सा कारण बताता हूं मैं आपको। देखो वो क्या होता है, जैसे आपने ये जो HF लिया ना, तो ये जो HF होते हैं ये इस तरह से बन गया H2F2। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद ये कैसा दिखेगा, H2F2। ये जो H2F2 होता है ना, ये एक्चुअल में ऐसे एग्जिस्ट करता है, याद करो KHF2 है ना, ये ऐसे आयनाइज हो जाते हैं एक्चुअल में। और आयनाइज होने के वजह से ये जो HF का हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बदले कौन सा इंटरेक्शन आ जाता है, आयन डाइपोल वाला। और आयन, ये देखने में आपको डाइपोल डाइपोल दिखेगा, लेकिन इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, वो स्ट्रेंथ आयन डाइपोल के कैलिबर की है। और इसीलिए ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना, ये दूसरे किसी भी डाइपोल डाइपोल की तुलना में क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसीलिए आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि अगर FHF वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, इसका कंपैरिजन अगर आप किसी और दूसरे हाइड्रोजन बॉन्ड से करते हो, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फोर्सेस या इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्टर्स, FHF वाला हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये दिखेगा तो डाइपोल डाइपोल, लेकिन इसका इंटरेक्शन आयन डाइपोल कैटेगरी का होता है, और इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी आ जाए तो बाकी जगह आप डेल्टा प्लस लगाते रहिएगा, लेकिन FHF वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके बारे में जानकारी आपको रखनी है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लिख लिया, चले आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सारे हमने हाइड्रोजन बॉन्ड वाले फोर्सेस के ऊपर बात करी है। हाइड्रोजन बॉन्ड के फोर्सेस के बाद में हमें अदर वीक फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। देखो वीक फोर्सेस की पूरी कैटेगरी हमारी चल रही है, तो वीक फोर्सेस में दो तरह के फोर्सेस आते हैं। पहला हम लोगों ने कौन सा पढ़ा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो दूसरे वीक फोर्सेस पे चले तो वीक, पहले मैं पूरी आपको कैटेगरी समझाता हूँ। देखो हमें इस चैप्टर में जो फोर्सेस के बारे में पढ़ना है ना, वो कैसे कैसे फोर्सेस है बेटा, आयन आयन के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इंटरेक्शन मतलब फोर्सेस, या फिर हमें आयन मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है, और या फिर हमें मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आयन आयन, आयन मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाते जाइएगा, दिमाग लगाते जाइएगा बेटा। आयन आयन का जो इंटरेक्शन होगा ये तो आपका किस कैटेगरी में चला जाएगा, आयनिक बॉन्ड की कैटेगरी में चले जाएगा, जहां पर आप पढ़ोगे कि कैटायन एनायन फोर्सेस बना रहे होंगे। अभी आयनिक बॉन्ड पढ़ना बाकी है, इस वीक फोर्स के बाद हम वही पढ़ेंगे। तो ये वाला फोर्स, मुझे बताइए आयन आयन का जो इंटरेक्शन होगा इसको आयनिक बॉन्ड की कैटेगरी में रखना है, ये वीक फोर्स होगा या स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये तो बहुत जबरदस्त फोर्स होता है, तो इसको तो आप वीक फोर्स की कैटेगरी में रख ही नहीं सकते। अब मुझे बताइए वीक फोर्स की कैटेगरी में यहां पर कौन सा इंटरेक्शन आ रहा है, आयन मॉलिक्यूल। क्या इसके मुकाबले ये स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, वीक होगा ऑब्वियसली। और ये तो और भी वीक हो रहा होगा। इसका मतलब है ये वाले जो फोर्सेस है ना, ये फोर्सेस किस कैटेगरी में जाएंगे बेटा, वीक फोर्सेस। समझते जाइएगा। तो अपने को इस चैप्टर के अंदर इंटरेक्शन जो पढ़ने, वो आयन आयन इंटरेक्शन पढ़ना, आयन मॉलिक्यूल इंटरेक्शन पढ़ना, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इंटरेक्शन पढ़ना है, जिसमें से आयन आयन वाले जो इंटरेक्शन होगा ना वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। तो वो तो किस कैटेगरी में चले जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में। लेकिन आयन मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल किस फोर्सेस में जाएगा बेटा, वीक फोर्सेस में। अब आगे सुनते हैं।
मुझे बताइए आयन मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की जब मैं बात करूंगा तो आयन है, चाहे केटायन होगा चाहे एनायन होगा तो आयन ही। तो आयन की कहानी तो खत्म हो जाती है। लेकिन अब बात किसकी आती है? मॉलिक्यूल की। बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि यहीं पे सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, बस आगे लिखना ही रहेगा बस अपने को। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की बात करें, सुनना है ना। अच्छा, मॉलिक्यूल में अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्यूल में पहले अपन दो कैटेगरीज को समझ लेते हैं। मॉलिक्यूल में दो कैटेगरीज मिलेगी आपको। या तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर। या मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर। अच्छा मुझे बताइए मॉलिक्यूल पोलर होगा तो पता कैसे? बताया था हम लोग ट्रीट करते हैं एज अ डाइपोल। पोलर मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं डाइपोल? जैसे मान लो पोलर मॉलिक्यूल का मैंने एग्जांपल ले लिया HF, तो मुझे बताइए HF में जो स्ट्रक्चर बनेगा इस डेंसिटी में यहां पर प्लस होगा और यहां पर, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जब बना था तो दोनों ने, याद करो, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते बराबर बराबर बांटेंगे, फिर नियत में खोट आ गई थी, जिसकी लाठी उसकी बेस इसने खींच लिया था। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर था या इसके पास ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कहीं ना कहीं प्लस आ रहा है, किसी कहीं ना कहीं माइनस आ रहा है, या सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल पे पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। और पोलैरिटी डेवलप होगी मतलब यहाँ प्लस और माइनस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और प्लस और माइनस आएगा मतलब डाइपोल, दो पोल प्लस और माइनस बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे। तो अभी इधर देखो, पोलर मॉलिक्यूल जो होंगे उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? डाइपोल की तरह। और इसका जो डाइपोल होगा वो टेम्पररी होगा कि परमानेंट होगा? परमानेंट। ध्यान सुनते जाना, परमानेंट डाइपोल बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर तो हमेशा प्लस और माइनस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर। और ऐसे डाइपोल मतलब जो इन मॉलिक्यूल का डाइपोल में नॉट इक्वल टू जीरो होता है उनको अपन पोलर तो बोलते हैं, लेकिन उनको डाइपोल भी बोला जाएगा। लेकिन उनका दो तरह की टर्म आती है, टेम्पररी और परमानेंट डाइपोल। तो ऐसे पोलर मॉलिक्यूल का जो डाइपोल होता है वो तो परमानेंट होता है, क्योंकि उनपे तो डाइपोल हमेशा रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर नॉन पोलर की बात करें, मान लीजिए मैंने कौन सा मॉलिक्यूल ले लिया? H2। तो H2 में बताइए जब बॉन्ड बना था तो नियत में खोट इनके भी आई थी, और यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन पे क्या कहीं पर डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस आया था कि नहीं आया था? नहीं आया था। यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड थी। अब एक बात बताओ, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सपोज मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ना कहीं कम है ना कहीं ज्यादा है, हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है बेटा? बराबर है। तो इसके अंदर कोई डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आया कि नहीं आया? नहीं आया। इसलिए तो इसको क्या बोले? नॉन पोलर। पोलैरिटी डेवलप ही नहीं हुई। तो इसके अंदर बताइए डाइपोल खुद का होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, डाइपोल है ही नहीं। लेकिन अब एक बात समझना, एक टर्म आती है इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या टर्म आती है? जैसे आप फिजिक्स में EMI पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह, इंड्यूस प्रॉपर्टीज की बात करें। इंड्यूस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जो खुद की होती है किसी और की वजह से आती है। इंडक्टिव इफेक्ट, इसकी वजह से उस पर भी प्लस आ गया, इसकी वजह से उस पर भी माइनस आ गया, इसी को तो बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब देखो यहां पर क्या होगा कि इसका खुद का तो डाइपोल नहीं है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर है। लेकिन मान लो इसको मैं ले गया किसी चार्ज बॉडी के पास, Na प्लस पे चार्ज है कि नहीं है? तो तुम खुश हो लिए, अब थोड़ा दूर भी हो जाओ, गोदी में बैठ जाओगे एक दूसरे के। Na प्लस की बात कर रहे हैं यहां पर, ध्यान से देखना। Na प्लस और Cl माइनस की बात कर रहे हैं। एक बात समझना, Na प्लस से समझ ले या Cl माइनस से समझ ले, किसी एक से समझ लेते तो मैं Na प्लस से आपको बता दे रहा हूं। बस कंडीशन ये समझनी है कि इस पे खुद का कोई चार्ज नहीं, और लेकिन इसको अपन किसके सामने ले आए? किसी चार्ज बॉडी के सामने ले आए। अब मुझे बताओ, इस पर प्लस है और इस पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बताइए प्लस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मान लो यहाँ माइनस होता तो क्या करता? रिपेल करता। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? इधर वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो भी इसकी तरफ आ जाएगी। तो डेंसिटी के अंदर फर्क कैसा आएगा कि यहां पर डेंसिटी कम हो जाएगी और यहां पर डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। और ये जो डेंसिटी कम या ज्यादा हुई उसमें उसका खुद का हाथ है या किसी और का हाथ है? किसी और का हाथ है। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? इंड्यूस प्रॉपर्टी। और इस इंड्यूस प्रॉपर्टी की वजह से यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? डेल्टा माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया पहले से, और यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। अब मुझे बताओ ये डाइपोल डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। पर ये डाइपोल खुद की वजह से हुआ या किसी और की वजह से? हो किसी और की वजह से। तो ऐसे डाइपोल को अपन क्या बोल देंगे बेटा? इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोल देंगे इसको? इंड्यूस्ड डाइपोल। और बेटा इंड्यूस्ड डाइपोल जो है ना, ये परमानेंट था, वो टेम्पररी। क्या है वो? क्यों है टेम्पररी? इस एनओ को हटा के ले जाओ थोड़ी देर के लिए, वो वापस से जैसा था वैसा हो जाएगा। तो उसका डाइपोल थोड़ी देर के लिए है, जब तक ये चार्ज है तब तक उस पर डाइपोल रहेगा, लेकिन ये चार्ज हटा लोगे तो डाइपोल हट जाएगा। जैसे आप मैग्नेट बनाते, परमानेंट मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट, तो टेम्पररी मैग्नेट इंडक्शन के थ्रू आप बनाते हो प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, और फिर जब वो आपने प्राइमरी कॉइल हटा दी तो सेकेंडरी थोड़ी देर के बाद वापस से नॉर्मल हो जाता है, तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो टेम्पररी होता है, वैसी कहानी। अच्छा मान लो यहां पर आयन आता तो आयन की वजह से इस पर डाइपोल आता, मान लो आयन नहीं आता,
मान लो ये पोलर मॉलिक्यूल आ जाता, कौन सा पोलर मॉलिक्यूल आ जाता, HF आ जाता, तो HF पे यहाँ पर क्या होता माइनस, सॉरी यहाँ पर क्या होता माइनस, और यहाँ पर क्या होता बेटा प्लस, ये प्लस। अब मुझे बताओ उसके अंदर तो कोई डाइपोल नहीं था पहले, नॉर्मल कंडीशन समझ के चलिएगा, फिर यहां पर कौन आता माइनस। अब मुझे बताओ इसके अंदर शुरुआत की जो कंडीशन थी वो क्या थी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह क्या थी बराबर, और मान लो उसका खुद का डाइपोल नहीं था, लेकिन अपन उसके सामने आयन के बदले इस बार क्या ले आए पोलर मॉलिक्यूल ले आए। तो पोलर मॉलिक्यूल में भी कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा, अगर मैं प्लस वाला एंड लेके आता तो Na प्लस वाली जैसी कहानी हो जाती, और अगर मैं माइनस वाला लाया तो बेटा माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, तो यहां पर डेंसिटी कम हो जाएगी और वहां पर डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इसका मतलब यहां पर डेल्टा प्लस आ जाएगा और वहां पर डेल्टा माइनस आ जाएगा। क्या डाइपोल फिर भी डेवलप होगा कि नहीं होगा, होगा, पर इस बार जो डाइपोल डेवलप होगा बताइए वो परमानेंट होगा कि टेम्पररी होगा, टेम्पररी। अगेन इसको हटा लोगे थोड़ी देर के बाद वो वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो ऐसा डाइपोल जो दूसरे की वजह से आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा इंड्यूस डाइपोल, और इंड्यूस डाइपोल टेम्पररी होता है कि परमानेंट होता है बेटा, टेम्पररी डाइपोल कहा जाता है। तो एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाए कि भैया इनमें से किस मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल है, तो जिसमें डाइपोल मोमेंट होता है उसका परमानेंट डाइपोल होता है, और जिसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होता है उसका डाइपोल टेम्पररी होता है, क्योंकि किसी और की वजह से उसमें डाइपोल इंड्यूस कराया जा सकता है। ठीक, तो एक काम करें, सबसे पहले ये जो मॉलिक्यूल वाली कहानी आपको बताई गई है ना, इसको आप अलग से लिख लें कहीं पर भी, ताकि आपको ये टर्म पता रहे कि हम लोग आगे किसको डाइपोल बोलेंगे और किसको इंड्यूस्ड डाइपोल बोलेंगे। ठीक है ना, ये अगर हम आगे पूरे टॉपिक में टर्म यूज करेंगे डाइपोल, तो आपको समझना आना चाहिए डाइपोल किस लिए यूज होगा, पोलर मॉलिक्यूल के लिए, और अगर हम यूज करेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल तो आपको समझ में आना चाहिए वो किसके लिए यूज होगा बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। लिख लिया भाई सबने, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगली कंडीशंस की तरफ। ये जो अभी हमने डाइपोल या पोलर या नॉन पोलर के बारे में डिस्कशन किया, अब इसमें हम लोग फोर्सेस के ऊपर वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं कि कहां पर कौन से फोर्सेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले वीक फोर्सेस में हम लोग आयन मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन के बारे में समझेंगे, और आयन मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आएगा आयन डाइपोल अट्रैक्शन या आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। दो तरह के अट्रैक्शन इसमें हमको पढ़ने, पहले हम लोग बात करते हैं आयन डाइपोल। ध्यान सुनना, पहली बात ये समझिए कि ये आयन डाइपोल एग्जिस्ट कहां कहां करेगा, है ना, तो एग्जिस्ट बिटवीन, बेटा एक बात समझिएगा, यहां पर एक आयन है और उसके साथ में क्या है मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आयन मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन है, फिर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, या तो पोलर या फिर नॉन पोलर। अगर किसी के अंदर मैंने बोला डाइपोल, तो इसका मतलब है ये पोलर है कि नॉन पोलर है, पोलर। तो यहां पर आयन के साथ जब आपने कौन सा मॉलिक्यूल लिया है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल लिया है, तो इस तरह के इंटरेक्शन को अपन क्या बोलेंगे बेटा, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, क्योंकि आयन तो आयन की तरह काम करेगा और पोलर मॉलिक्यूल का खुद का क्या होगा डाइपोल। और इसके एग्जांपल्स की बात करूं ना, तो एग्जांपल्स में इनको आपको याद नहीं करना है ना, इसके एग्जांपल्स का कोई एंड नहीं, दुनिया का कोई भी आयन आ जाए और दुनिया में एग्जिस्ट करने वाला कोई भी पोलर मॉलिक्यूल आ जाए, तो दुनिया में एग्जिस्ट करने वाला आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा बेटा, आयन डाइपोल। जैसे मान लो मैंने आयन में लिखा Cl माइनस, Na प्लस, H2 माइनस, ये सारे के सारे क्या है बेटा आयन, और इनके सामने कोई पोलर मॉलिक्यूल ले रहा हूं, तो पोलर मॉलिक्यूल मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हेटेरोडायटोमिक आर ऑलवेज पोलर। या फिर मैंने ले लिया वाटर, वाटर कैसा है बेटा पोलर। इसके अलावा मैंने मान लो ले लिया CH_Cl3, क्लोरोफॉर्म कैसा है बेटा पोलर। तो ये जो अट्रैक्शन आपको दिख रहा है ना, ये किस किस के बीच का अट्रैक्शन है बेटा, आयन और पोलर मॉलिक्यूल का, और आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन होता है इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो एग्जांपल याद करने मत बैठना, दुनिया का कोई भी आयन आ जाए, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल आ जाए, वो आपको समझ में आना चाहिए, और उनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा बेटा, आयन डाइपोल। दूसरा केस देखते हैं, आयन के साथ अभी हमने क्या लिया बेटा, पोलर मॉलिक्यूल,
अब हो सकता है आयन के साथ कौन आ जाए बेटा, नॉन पोलर, पर जो नॉन पोलर है उसका खुद का तो डाइपोल नहीं होगा, लेकिन जब वो आयन के बाजू में आएगा तो आयन उसके अंदर क्या करेगा बेटा, इंड्यूस करेगा डाइपोल को, तो इसीलिए उस इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन है ये किस किस के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो बेटा ये एग्जिस्ट करेगा एक आयन और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। तो आयन के साथ अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाए तो इस इंटरेक्शन को क्या बोला जाएगा बेटा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा, अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें हम लोग तो ध्यान से देखिएगा, फिर से एग्जांपल को याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझना है आपको। कोई भी आयन दे दे, जैसे मैंने दे दिया OH माइनस, या मैंने दे दिया F माइनस, या मैंने दे दिया K प्लस, ये सब आयन्स हैं, और किसी भी आयन के सामने कोई आ जाए बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। जैसे मैंने बोल दिया H2 नॉन पोलर है, जैसे मैंने बोल दिया बेंजीन नॉन पोलर है, जैसे मैंने बोल दिया CH4 नॉन पोलर है। तो किसी भी आयन के सामने अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाता है तो इसकी वजह से इस पे डाइपोल क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, और इस अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। अच्छा मुझे बताओ, इन दोनों अट्रैक्शन, ये दोनों ही वीक फोर्स है, लेकिन इन दोनों में से कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग कौन होगा, पहला वाला या दूसरा वाला, क्यों होगा, कारण बताइए। परमानेंट है ना, ये भी परमानेंट चार्ज है, ये भी परमानेंट चार्ज है, और ये परमानेंट है और ये टेम्पररी है, तो इसीलिए वो वाला स्ट्रॉन्ग होगा और ये वाला वीक होगा। अच्छा एक और बात समझे, अभी समझ लीजिए, एक साथ लिख लेना। अब हम लोग आ रहे और भी वीक फोर्सेस में। वीक फोर्सेस में अगला जो फोर्स हमें समझना, वो क्या समझना बेटा, वंडरवॉल्स फोर्स। सुनते जाना, समझते जाना ध्यान से। वंडरवॉल फोर्स, पहली बात, क्या वंडरवॉल फोर्स वीक फोर्स है या नहीं है बेटा, है। लेकिन एक बात समझना, ये भी वीक है, ये भी वीक है, पर इन्हें वंडरवॉल नहीं बोलते, इन्हें वंडरवॉल, कई लोग क्या सोचते हैं, इसको भी वंडरवॉल बोलते हैं, इसको वंडरवॉल नहीं बोलते। वंडरवॉल फोर्स मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करता है, आयन मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता। आयन मॉलिक्यूल का फोर्स भी वीक फोर्स है, आयन मॉलिक्यूल का फोर्स भी वीक फोर्स है, लेकिन उसे वंडरवॉल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। वंडरवॉल का फोर्स जो आता है वो किसकी कैटेगरी में आता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। अब मुझे एक बात बताना, अगर आपने मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन देखना है तो मॉलिक्यूल कितने टाइप के होते हैं, दो, या तो पोलर या फिर नॉन पोलर। तो तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये पोलर और ये भी पोलर हो, या फिर एक इनमें से पोलर हो और एक, और या फिर दोनों ही। अब कोई ऐसा मत बोल देना कि सर इसको नॉन पोलर लिख दो, इसको पोलर लिख दो, चौथा बना दो, है ना, एक ही बात है भाई, एक पोलर और एक नॉन पोलर। हो सकता है किसी के दिमाग में आ जाए इसलिए, है ना, कि सर आपने वो तो भूल ही गए, आपको आता नहीं जाता कुछ, है ना, तो ऐसा कुछ। तो ये ध्यान सुनना, दोनों पोलर हो, एक पोलर हो एक नॉन पोलर, और दोनों क्या हो बेटा, नॉन पोलर। अब एक बात बताओ, जो पोलर होगा, पोलर के पास खुद का डाइपोल होगा कि नहीं होगा, इसके पास भी, तो क्या इस अट्रैक्शन को डाइपोल डाइपोल बोल सकते। तो वंडरवॉल, ये सारे वंडरवॉल है, ये भी वंडरवॉल है, ये भी वंडरवॉल है, ये भी वंडरवॉल है, क्योंकि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, वंडरवॉल। लेकिन वंडरवॉल में तीन आएंगे, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और फिर क्या आएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल नहीं, इसका नाम अलग होता है, इसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अबे डाइपोल इंड्यूस तो तब होगा ना जब सामने वाले पे चार्ज होगा, तो इसके पास चार्ज नहीं था तो ये पोलर था, इसने अभी इस पे तो ना, तो इस पे चार्ज है ना इस पे चार्ज है, तो इंड्यूस कैसे होगा, ये कहानी भी तो समझनी पड़ेगी हमें। तो पहले आइए इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। वंडरवॉल फोर्स के अंदर सबसे पहला जो कैटेगरी आएगा वो क्या आएगा बेटा, डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की बात करें या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करें अगर हम, तो पहली बात तो ये समझनी है कि डाइपोल डाइपोल एग्जिस्ट किस किस के बीच में करता है। तो बेटा यहां पर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन चल रहा है, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए बेटा, पोलर एंड पोलर। तो दो पोलर मॉलिक्यूल दुनिया के अगर आ जाएं और उनके बीच में आप इंटरेक्शन देखते हैं तो उस इंटरेक्शन को क्या नाम दिया जाएगा बेटा, डाइपोल डाइपोल। अच्छा, ये जो डाइपोल डाइपोल है, इसको कीजोम फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो कभी कीजोम फोर्स बोल दे या डाइपोल डाइपोल बोल दे या पोलर पोलर का इंटरेक्शन बोल दे, सारी बातें सेम है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो बताइए, एग्जाम्पल फिर से याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल समझ में आने चाहिए बेटा। पोलर दुनिया का कोई भी पोलर मॉलिक्यूल ले लो, जैसे CH Cl3 ले लिया, HF ले लिया, C6H5Cl ले लिया, ये सब पोलर है, इनके डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। और सामने भी क्या ले लिया, एक पोलर मॉलिक्यूल, जो सामने मैंने कौन ले लिया, अमोनिया पोलर है, सामने मैंने ले लिया वाटर पोलर है, सामने मैंने ले लिया CH2Cl2, ये भी क्या है बेटा, पोलर। तो दुनिया के कोई भी दो पोलर मॉलिक्यूल ले लीजिए, उनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। आइए आते सेकंड नंबर के केस पे। डाइपोल डाइपोल के बाद मान लो एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर,
तो पहला वाला तो क्या कहलाएगा, डाइपोल, और दूसरा वाला क्या कहलाएगा बेटा, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो यहां पर आता है सेकंड नंबर पे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। कीजोम के बाद इस फोर्स को बोला जाता है बेटा डेबाय फोर्स। डेबाय हमारे डाइपोल मूवमेंट की यूनिट भी थी, वही जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस फोर्स के बारे में बताया था, इसीलिए इस फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, डेबाय फोर्स भी बोलते हैं। अच्छा बताइए, अगर इसके बारे में पूछा जाए कि ये फोर्स किस किस के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो डाइपोल मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा, पोलर, और इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा, नॉन पोलर। तो दुनिया का अगर एक पोलर मॉलिक्यूल आ जाए और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाए, तो इनके बीच में होने वाले इंटरेक्शन को क्या कहा जाएगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन नहीं होगा भैया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का आयन है कहां, ठीक है ना। अब आगे बात करें तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल याद नहीं करना है, समझने की बात है बेटा सारी सारी। मुझे बताइए, पोलर मॉलिक्यूल में हमने एग्जांपल ले लिया, मान लो अमोनिया का, मान लो हमने एग्जांपल ले लिया एचएफ का, मान लो हमने एग्जांपल ले लिया एचसीएल का, और सामने कौन आ गया, नॉन पोलर, जैसे CH4 C6H6, मान लीजिए आ गया H2। तो ये जो इंटरेक्शन होगा एक पोलर और एक नॉन पोलर के बीच का, इसको क्या बोला जाएगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक, अब इसके बाद तीसरा जो टाइप आएगा, तीसरा जो टाइप आएगा उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। तो चलिए इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन है, ध्यान से देखिएगा, इसके अपन यहाँ मार्जिन बना देते हैं कि यहाँ जो भी लिखा जाएगा ये सब इसी की कैटेगरी का, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी कहा जाता है। तो अगर कभी आपको लंदन डिस्पर्शन फोर्स देखने को मिल जाए तो समझ जाइएगा हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब आईडी फोर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा दूसरी बात, ये फोर्स एग्जिस्ट किसके बीच में करेगा, तो बेटा यहां पर दोनों मॉलिक्यूल इस बार कैसे होंगे, नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं पहले। तो आइए एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें तो यहां लिख देता हूं एग्जाम्पल इसके लिए दोनों ही स्पीशीज कैसे होने चाहिए बेटा, नॉन पोलर। मान लो मैंने लिया CH4 और मैंने यहां लिया C6H6, दोनों नॉन पोलर। यहां मैंने लिया H2 और यहां मैंने लिया बेटा Br2, तो दोनों ही क्या है बेटा, नॉन पोलर है। इधर मैंने लिया He और इधर भी लिया He। ध्यान से देखो, ये हीलियम जो है ये मॉलिक्यूल है या एटम है, एटम। और हम यहां पर बार बार क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल 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 मॉलिक्यूल। हीलियम हीलियम एटम है, लेकिन हीलियम हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता, ये अट्रैक्शन शो नहीं करते, इनर्ट गैसेस हैं। तो बेटा दो इनर्ट गैस के एटम्स के बीच में भी जो फोर्स माना जाता है, भले ये मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन इस फोर्स को भी क्या माना जाता है, भले अकेला अगर इनर्ट गैस का एटम आ गया तो उसको आपको नॉन पोलर मान के चलना होता है। क्या मान के चलना होता है, नॉन पोलर। क्यों नॉन पोलर मान के चलना होता है, उसका कारण समझते हैं। क्योंकि नॉन पोलर होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही है तो नॉन पोलर होता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसी हो उसके अलावा इधर उधर हो जाए तो उस पर पोलैरिटी आ जाती है। अब हीलियम में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जैसा अकेला एटम ही तो जैसा होना था वैसे ही तो रहेगा, और इसीलिए इसको क्या मानेंगे, नॉन पोलर। पहले काम करिए, सब नोट डाउन करिए, फिर इसमें ये जो लास्ट वाला केस है उसको थोड़ी डिटेल में समझेंगे हम लोग कि ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल कैसे होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल कैसे होता है। फटाफट लिखेंगे, 3 मिनट का समय है आपके पास। क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? करते रहना, भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना।
बॉन्डिंग की ELPs आपको ऑलरेडी मिल ही चुकी है ना, तो कर लेना सॉल्व वगैरह, मॉड्यूल भी करते जाना साथ साथ पे सॉल्व। और मॉड्यूल में मतलब ऐसा ना करना कि भैया एक्सरसाइज 1 कर ली, 2 नहीं करी, 3 कर ली, ये कर ली, वो कर ली, सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, ये बात ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कोई नहीं जानता, तो इसलिए जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट रहेगा। सिर्फ PYQ के भरोसे मत चले जाना एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि क्या क्वेश्चन आएगा कोई नहीं जानता। इसीलिए बच्चे क्या नॉर्मली देखते हैं कि भैया एग्जाम वाली जो एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। चलिए ना, अब इसमें जो थर्ड वाला जो केस अभी हम लोगों ने करा है, दैट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, या जिसे हम लोग लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी बोल रहे हैं। इसकी कंडीशन समझते हैं ध्यान से। पहले एक बात बताइए, यहां पर हमने क्या बोला बेटा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। पहली बात, दोनों मॉलिक्यूल कैसे बेटा आपके पास, नॉन पोलर। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये पहला मॉलिक्यूल मैंने कौन सा लिया बेटा, CH4, और दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा लिया मैंने बेटा, C6H6, ठीक है। नॉन पोलर होने का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। नॉन पोलर होने का मतलब ये होता है। अब हमने वहां पर नाम लिया इंस्टेंटेनियस डाइपोल। भैया इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस तो तब होगा ना जब सामने वाले के पास खुद ही चार्ज होगा, इसमें तो दोनों पे चार्ज है ही नहीं, तो डाइपोल कैसे इंड्यूस होगा वो समझिए। एक्चुअल में फिजिक्स में आप इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब चीजें पढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब फॉर शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, उसी समय के लिए ना, तात्क्षणिक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उसी समय के लिए अगर कुछ आ जाए तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। बेटा एक बात बताओ, हमारे एनवायरमेंट में क्या कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स घूम रहे कि नहीं घूम रहे, घूम रहे, इतना सबको पता है। आजकल तो रेडिएशन इतने सारे ये पता ही है। और वो जो वेव्स घूम रहे हैं वो भी तो एक तरह के फोर्सेस ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जरूर होंगे। और अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स या डिपेंडिंग अपॉन द पोल्स, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इनके पास खुद का कोई डाइपोल नहीं है, लेकिन जब ये जहां भी हमारे एनवायरनमेंट में है ना, वहां पर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होता है। और जब कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा था, जैसे ये अभी बोर्ड है तो ठोक दूंगा तो गायब हो जाएगा, इसलिए है ना, इस पर रिस्क नहीं ले सकते। मान लो उसको जोर से ठोका, हिलेगा नहीं हिलेगा, जैसे यहाँ पर है, यहाँ मारा ऐसे जोर से, तो थोड़ा सा वाइब्रेशन आएगा। अब जब वाइब्रेशन आएगा इसका मतलब है जो पार्टिकल अंदर है ना वो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो जाएंगे। पर कब तक के लिए डिस्टर्ब होंगे, जब तक फोर्स का इफेक्ट है। तो ये जो डिस्टर्बेंस होगा उसकी वजह से क्या होगा, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन कहीं पर ज्यादा हो जाएंगे और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन कहीं पर कम हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन कहीं पर ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पर थोड़ी देर के लिए डेल्टा माइनस आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जहां पर कम होंगे वहां पर क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा प्लस आ जाएगा। और ये जो डेल्टा प्लस और माइनस है ये थोड़ी देर के लिए आया, इसलिए इस तरह के डाइपोल को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। लेकिन ये जो डाइपोल आया ये बाजू वाले में डाइपोल इंड्यूस करवा ही देगा, और इसीलिए इस वाले डाइपोल को जो दूसरे की वजह से आया इसको क्या बोलेंगे बेटा, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर डेवलप होकर आएगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन क्या बोलेंगे बेटा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक। अब इधर देखें, ये जितने भी फोर्सेस अपन ने पढ़े मुझे बताइए, इन दोनों में से मैंने बोला था ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, आयन डाइपोल, उससे वीक कौन है, इंड्यूस्ड डाइपोल। इसको साइड करिए, ये आयन डाइपोल की बात हो गई। और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में जब बात कर रहे हैं तो बताइए इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, पोलर पोलर, परमानेंट परमानेंट, परमानेंट टेम्पररी, और टेम्पररी टेम्पररी, ठीक। फिर इन पांचों को क्लब करेंगे, इस तरह की कुछ बातें करेंगे। लेकिन और कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान सुनना। एनसीईआरटी चैप्टर आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, 11th में लिखा हुआ है कि बेटा ये जो कीजोम फोर्स होता है ना, या ये जो डाइपोल डाइपोल का अट्रैक्शन होता है ना, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्या बोल रखा है, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब कंबाइंड, ऐड करके ना, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो ध्यान सुनना,
The attraction between polar molecules, the attraction between dipole is a cumulative effect of Keystone force and London dispersion force. दुनिया के हर मॉलिक्यूल पे, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, उस पे एक फोर्स हमेशा काम करता है, और वो कौन सा फोर्स होता है बेटा? लंदन डिस्पर्शन फोर्स. तो ध्यान सुनना, पोलर का जो इंटरेक्शन होता है वो कीजोम तो होता ही है, लेकिन कीजोम के साथ साथ उसमें कौन सा फोर्स होता है बेटा? डिस्पर्शन फोर्स भी होता है. वैसे ही पोलर नॉन पोलर में डिबाई फोर्स तो होता ही है, लेकिन डिबाई फोर्स के साथ साथ डिस्पर्शन फोर्स भी काम करता है. नोट बना के लिखिएगा इन दो पॉइंट्स को. पहला पॉइंट लिखिएगा, द अट्रैक्शन बिटवीन polar and polar molecule, the attraction between polar and polar molecule, the attraction between polar and polar molecule is a cumulative effect. The attraction between polar and polar molecule is a cumulative effect. Is a cumulative effect of Keystone force and dispersion force. Is a cumulative effect of Keystone force and dispersion force. Is a cumulative effect of Keystone force and dispersion force. तो भैया पोलर में जो इंटरेक्शन होता है उसमें कीजोम तो है ही है, पर कीजोम के साथ थोड़ा बहुत उसमें डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स भी लगता है. दूसरा पॉइंट लिखेंगे, द अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, द अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, द अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट. द अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट, is a cumulative effect of Debye force and dispersion force. Debye force and dispersion force. Debye force and dispersion force. ठीक है. अब इसके बेसिस पे एक बात समझनी है अपने को. मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है, क्वेश्चन क्या आया ध्यान से सुनिएगा. आपको बोला कि नॉन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, ध्यान सुनना, नॉन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, या फिर मैं इसको ऐसा कर दूं क्वेश्चन को, देखें कि डिस्पर्शन फोर्स, ध्यान सुनिएगा ना, दो तरह के केसेस बन सकते हैं इसमें. आपसे पूछा डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स कहां पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है. अब इसके लिए देखिए दो सेट ऑफ ऑप्शंस बना सकते हैं. आपको बोला डिस्पर्शन फोर्स कहां एग्जिस्ट करता है? पोलर पोलर, पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर, और बोला नन ऑफ दीज, ठीक है. और एक बार बोला आपको पोलर पोलर, एक बार बोला पोलर नॉन पोलर, एक बार बोला नॉन पोलर नॉन पोलर, और एक बार बोला बेटा डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज, ठीक है. अब मुझे बताइए डिस्पर्शन फोर्स का मतलब, वैसे तो डिस्पर्शन फोर्स मेनली कहां पर एग्जिस्ट करेगा बेटा? नॉन पोलर नॉन पोलर. तो अभी नन ऑफ दीज तो आंसर हो नहीं सकता, और ये तीनों अभी एक साथ दिए नहीं, तो हमारा आंसर अभी क्या होगा बेटा? नॉन पोलर नॉन पोलर. प्रायोरिटी हम किसको देंगे? नॉन पोलर नॉन पोलर. लेकिन मुझे बताइए यहां पर पूछा गया अगेन डिस्पर्शन फोर्स कहां एग्जिस्ट करता है? पोलर पोलर, पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर. नॉन पोलर नॉन पोलर में तो करता ही है, लेकिन इनके अंदर भी तो थोड़ा बहुत फोर्स होता है. कौन सा? डिस्पर्शन वाला. और ऑल ऑफ दिस क्योंकि दे रखा है, तो आपका जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ दिस. तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि आपको क्या मानना है, और इसीलिए दोनों क्वेश्चन एक एक करके लिख लें. क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, डिस्पर्शन फोर्स exists between dispersion force exists between, क्वेश्चन यही रहेगा दोनों बार, ऑप्शन आप लिख लें और उसके हिसाब से आंसर टिक कर लें.
चले बेटा ना, अब ये दोनों लिखने के बाद आइए यहाँ पर नोट के ऊपर बात कर रहे हैं, और नोट के अंदर जो कंडीशन है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको बोल रखा है ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, और किसके ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं? वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस बताइए आयन मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करते हैं या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में तीन तरह के फोर्सेस होंगे, या तो किजोम होगा, या डिबाय होगा, या डिस्पर्शन फोर्स होगा। बेटा तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? किजोम, फिर डिबाय, फिर डिस्पर्शन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अभी थोड़ी देर पहले। पोलर 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 नॉन पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर। इसके अलावा कई बार आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पॉइंट सुन रखा होगा या सुन भी लेंगे आप, दैट वंडर वॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास या मॉलिकुलर वेट। इस तरह की बात होती है। जो जिस चीज का मास जितना ज्यादा होता है उसके अंदर वंडर वॉल फोर्सेस उतने ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं वंडर वॉल फोर्स ज्यादा? क्योंकि मास ज्यादा होने का मतलब है एक्चुअल में साइज ज्यादा होता है, और साइज ज्यादा होता है तो बेटा मान लो मैंने यहां पर आयन रखा, ध्यान सुनना इस बात को, मैंने यहां पर आयन रखा, यहां पर आयन रखा, एक का मास कम है और एक का मास ज्यादा है, तो इसके अंदर पोलैरिटी डेवलप करना आसान होगा, क्योंकि साइज ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसके न्यूक्लियस से इसके इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, तो ये इन इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, तो इसके अंदर पोलराइज करना इसको आसान होता है, जबकि इसका इलेक्ट्रॉन पर इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। और इसलिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इतना इफेक्ट यहां नहीं डाल पाएगा जितना वहां डाल पाएगा, और इसलिए मास ज्यादा होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होते जाते हैं बेटा, बढ़ते जाते हैं, उनमें पोलराइजेबिलिटी डेवलप करना क्या हो जाता है, आसान। लेकिन एक बात समझिए, अभी हम लोगों ने 5 वीक फोर्सेस लिखे, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। उन पांचों में से शुरू के दो का ऑर्डर क्या था कि आयन डाइपोल पावरफुल है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल वीक है, और इन तीन का अट्रैक्शन का जो ऑर्डर है वो ये आ गया। अगर पांचों को क्लब कर दे, पांचों को क्लब कर दे तो बताइए सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? वो जो पांचों लिखे हैं अभी, देखते जाओ जरा, बताते जाओ, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? आयन, फिर कौन होगा? आयन, पक्का? सोच लो, सोच लो, आयन इंड्यूस डाइपोल आएगा कि डाइपोल डाइपोल आएगा? आयन इंड्यूस डाइपोल आएगा, नहीं आएगा। ये ऑर्डर है बेटा, ठीक है, जरा ध्यान सुनना और ध्यान समझना इसको। ऑर्डर अगर हम लोग देखें, आप जहां पर कंफ्यूज रहे वहां पर ढेरों लोग कंफ्यूज रहते हैं। आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है। ये पांचों में से सबसे पहले एक बात बताओ, इसका चार्ज परमानेंट होता है कि टेम्पररी होता है? इसका परमानेंट। अरे परमानेंट होता है डाइपोल का खुद का, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। टेम्पररी तो इंड्यूस वाले का होगा। परमानेंट, 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 पहले परमानेंट वाले आगे, परमानेंट टेम्पररी, परमानेंट टेम्पररी वाले पीछे, टेम्पररी टेम्पररी सबसे पीछे। तो पहले आगे कौन आए? परमानेंट परमानेंट वाले। उसमें भी इसका कंप्लीट परमानेंट, आयन के ऊपर पूरा चार्ज होता है, और डाइपोल पे पार्शियल होता है। तो कंप्लीट परमानेंट, पार्शियल परमानेंट, पार्शियल परमानेंट, पार्शियल परमानेंट, कंप्लीट परमानेंट, पार्शियल टेम्पररी, पार्शियल परमानेंट, पार्शियल टेम्पररी, लास्ट में तो पार्शियल पार्शियल, ठीक है। तो ये ऑर्डर बन के आता है। अब ये पहले तो ऑर्डर नोट करें, इसके बाद एक और खास बात यहां पर इंक्लूड करते हैं, जहां पर भी लोग बाग परेशान रहते हैं। चले है ना। अब इसमें एक बात बता रहा हूं, यहां पर और ध्यान देना है ना, जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यार मार्केट में लोग बाग कंफ्यूज रहते हैं। इधर देखिएगा बेटा, ये जो पांचों फोर्स हम लोगों ने लिखे ऊपर, ये पांचों वीक फोर्सेस हैं या नहीं बेटा? है। उन पांचों वीक फोर्स का ऑर्डर तो हमने बना लिया।
अब लेकिन एक और बात बताओ, क्या वीक फोर्स में हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक वीक फोर्स होता है कि नहीं होता? अब अगर मुझे इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड को भी इंक्लूड करना है कि भैया इन पांचों के साथ एक और जो वीक फोर्स बच रहा है हमारा, वो कौन सा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ आएगा इनमें? सबसे आगे, पीछे, बीच में, कहाँ आएगा? बताइए कहाँ आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड? कहाँ आएगा? डाइपोल डाइपोल से पहले? अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक फोर्स है ना? अरे है कि नहीं है? तो बाकी ये भी तो वीक फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड इन वीक फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग है कि वीक है या क्या है? है? कहाँ होना चाहिए हाइड्रोजन? सबसे आगे। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल द वीक फोर्सेस। क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन निकालो। बड़ी डेफिनेशन। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? या तो एक तरह का डाइपोल डाइपोल है या फिर एक तरह का। अब मान लो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आपका आयन डाइपोल टाइप का हुआ, अरे ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी यही है और कुछ नहीं है। मार्केट में लोग बाग चिल्लाते फिरते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड आया तो हाइड्रोजन बॉन्ड सारे वीक फोर्सेस में सबसे स्ट्रांग होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड आए तो उसको सबसे आगे रख देना। मैं घोंचू, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला दे दिया और दूसरा फोर्स ये वाला दे दिया तो हाइड्रोजन बॉन्ड की हवा निकल जाएगी यहां पर। हाइड्रोजन बॉन्ड खुद एक डाइपोल डाइपोल या फिर आयन डाइपोल है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया, मतलब स्ट्रेंथ के बारे में दिया, और मान लो एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड दिया कौन सा? आयन डाइपोल का, और बाकी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, पर बाकी इन सब में से कोई, तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ही होगा क्योंकि आयन डाइपोल टाइप का। लेकिन हो सकता है कि आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला एग्जाम्पल है वो कैसा हो? डाइपोल डाइपोल, और बाकी किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, और ये वाला बिना हाइड्रोजन बॉन्ड वाला एग्जाम्पल आ जाए। जैसे मैंने लिया ये आयन और मैंने लिया यहां पर ये पोलर, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, लेकिन क्या ये आयन डाइपोल है या नहीं है बेटा? है। और एक हाइड्रोजन बॉन्ड है कौन सा? डाइपोल डाइपोल। तो बेटा इस बार हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा, इस बार कौन स्ट्रांग होगा? आयन डाइपोल। तो ये डिपेंड करेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड आगे आएगा कि पीछे आएगा कि कहां आएगा। ये किस पे डिपेंड करेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड है किस टाइप का। अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल टाइप का हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहां आएगा, उससे स्ट्रांग कौन हो सकता है? आयन डाइपोल। लेकिन अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ही आयन डाइपोल टाइप का हुआ तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं मान के चलेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा सबसे स्ट्रांग होता है, वो तो डिपेंड करेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बात को हम लोग यहां पर क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट। पहले तो ये जो चारों टाइप है इनके टाइप पहचानिए आप। चारों के सामने उनके टाइप लिखिए, कौन क्या है, कौन से टाइप का है, वो लिखना है पहले, है ना? फिर उसके बाद अपन बात करेंगे। तो अपने दो क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे, एक तो टाइप आइडेंटिफाई करने का भी हो जाएगा कि कौन आयन डाइपोल है, कौन डाइपोल डाइपोल है, कौन इंड्यूस डाइपोल है, ये भी देखना आना चाहिए। और उसके अलावा फिर इनमें से स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी अपन बना लेंगे।
पहला वाला कौन से टाइप का बताइए? डाइपोल डाइपोल। क्या वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी है? सोच लो, हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो डाइपोल डाइपोल टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है वो, है ना। सेकंड वाला बताइए कौन सा है? आयन डाइपोल। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता। अच्छा मुझे बताओ, अगर यहाँ जो सेकंड नंबर पे Na+ लिया है अपन ने, Na+ के बदले F- होता तो भी आयन डाइपोल होता, लेकिन वो आयन डाइपोल का हाइड्रोजन बॉन्ड होता HF2- वाला। ठीक है, वो डिपेंड करेगा। तीसरे वाले को देखो, HF और CH4। HF क्या है? पोलर। CH4 क्या है? नॉन पोलर। तो ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और लास्ट वाला इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? B। उससे वीक कौन होगा? A। उससे वीक कौन होगा? C। और सबसे वीक कौन होगा? D। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें से जो आ जाएगा वो आ जाएगा B। B क्यों आ जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट? क्योंकि वो आयन डाइपोल टाइप का अट्रैक्शन है, और आयन डाइपोल अट्रैक्शन बाकी किसी भी तरह के डाइपोल डाइपोल या इनसे स्ट्रॉन्ग होता, भले वो डाइपोल डाइपोल वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्यों ना हो, पर आयन डाइपोल उससे स्ट्रॉन्ग ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और भी कुछ बातें हम लोग को डिस्कस करनी है। देखो, जितने भी अभी हमने ये वीक फोर्सेस की बातें पढ़ी ना, इसको अप्लाई करेंगे हम लोग, और अप्लाई करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट, जिसके बारे में कल से मैं आपको बोलते आ रहा हूं कि हमें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कुछ चीजें पढ़नी होती है। ठीक है, पहली बात ये समझ लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर मेनली जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, या थोड़े बहुत जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, या जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडरवॉल फोर्स की कहानी होती है, उसमें कैसे बॉइलिंग पॉइंट आप कंपेयर कर सकते हैं। 3 प्रॉपर्टी के नाम सुन लो, ये दिमाग में फिट कर लीजिए। जो फैक्ट है, हकीकत है, वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, भले हम फिर बाद में जुगाड़ उगाड़ से सॉल्व करते रहे, लेकिन हकीकत पता होनी चाहिए। ये 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी? 3 प्रॉपर्टी: मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। ये तीनों बिना सर पैर की प्रॉपर्टी होता है। मतलब इनका कोई एक फैक्टर नहीं होता जिससे ये डिसाइड होता। किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है कम है तो उसके लिए ऐसा नहीं कि बस एक चीज देख ली और अपन बता देंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी है ना, तो इनके लिए बहुत सारे पॉइंट्स को देखना पड़ता है, साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजों को स्टडी करना पड़ता है। और उनमें से कुछ ऐसी स्टडीज है जो अभी हमारे लेवल से बहुत आगे की है। जैसे इसमें लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब देखना होता है। ये सब अपने लेवल से बहुत ऊपर की बात है। ठीक है ना, तो अपने समझ में नहीं आएगा। जैसे स्क्रोडिंगर इक्वेशन है पर आती नहीं, वैसे कहानी है ना। मतलब कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी, आपके लेवल से ऊपर की हैं, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स लगती है, और वो भी बहुत हाई लेवल की मैथमेटिक्स लगती है, जो बेसिकली इंजीनियरिंग में जाके आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी की बात करें, तो इनको डिसाइड करने के लिए कोई एक फिक्स फैक्टर नहीं होता, इनके लिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। और इसीलिए हम उतने सारे फैक्टर्स याद नहीं कर पाते। फिर भी हमें एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हमारे लेवल के बाहर की बात, तो हम सॉल्व भी नहीं करेंगे ना। हम नहीं पेपर ही बाहर का पूछ लिया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया तुमने, हमको आंसर नहीं देना, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उसे अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा। तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ चाहिए जिससे हम वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम है ना उन्हीं चीजों को समझेंगे जिसको मैं जुगाड़ बोल रहा हूं। ये ऐसा नहीं कि फुल जुगाड़ है, इसमें कॉन्सेप्ट भी हैं आपके, लेकिन आप इनके अलावा भी और चीजें होती है जो इन प्रॉपर्टीज को इफेक्ट कर सकती है। तो अब उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे पहले एक बात बताना, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनते जाना और ध्यान समझते जाना बेटा। ठीक है, पहले पूरा बॉइलिंग पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर लगेंगे, फिर अप्लाई एक साथ करते रहेंगे। मुझे बताइए पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट कैसी प्रॉपर्टी है? इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है या बल्क प्रॉपर्टी है? आज ही डिस्कस किया था बल्क प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर कोई बल्क प्रॉपर्टी, मान लो बॉइलिंग पॉइंट है, बल्क प्रॉपर्टी है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं और यहां पर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो बॉइल करने के लिए हमको मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का फोर्स देखना है या विद इन द मॉलिक्यूल का फोर्स देखना है? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का फोर्स देखना है। अब मुझे बताओ, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। कौन से फोर्सेस होंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर वंडरवॉल। या तो अरे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और या फिर अरे जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता? वंडरवॉल तो होता। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल या तो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा या कैसा भी होगा, तो पोलर पोलर में भी वंडरवॉल लगेगा, जिसको क्या बोलेंगे? कीजोम। पोलर नॉन पोलर में क्या लगेगा? डेबाय। नॉन पोलर में क्या लगेगा? लंदन फोर्स। तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा तो वंडरवॉल तो पक्का है कि होगा ही होगा। वंडरवॉल हर जगह होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ कुछ जगह होता है, फोन वोन 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 वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो पक्का है कौन होगा? वंडरवॉल। आंख बंद करके वंडरवॉल तो होगा ही होगा। ठीक, अब मुझे बताओ, मान लो ये लिक्विड ए मान लिया, मान लो ये लिक्विड बी मान लिया। सबसे पहली बात, आपको एग्जाम में इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने को आया, बराबर है, कम है, ज्यादा है, क्या नहीं है?
सबसे पहले आप देखोगे कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में कैसा इंटरेक्शन है। मान लो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, मान लो यहां पर हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटर, इंट्रा को तो गिनती में नहीं लेते अपन, ठीक है ना। और मान लो यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो और उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो। अगर मान लो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो उसके लिए हमें अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड के एक्सटेंट को। क्या देखना पड़ेगा बेटा, एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कल याद करिए, एक एचएफ में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते थे, 2। एक अमोनिया में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते थे, 2। एक वाटर में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते थे, 4। एक H2O2 में कितने होते थे, 6। ऐसी कुछ बातें हम लोग कल कर चुके हैं। तो क्या होगा कि मान लो ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, मान लो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड की क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब ये एक मॉलिक्यूल 4 बनाता हो हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा मान लीजिए, और इसके हाइड्रोजन बॉन्ड की क्वांटिटी कम है। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की क्वांटिटी ज्यादा है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ोगे तभी तो बॉइल होगा। तो यहाँ बॉन्ड तोड़ना ज्यादा पड़ेगा, वहां बॉन्ड तोड़ना कम पड़ेगा। जिसको कम तोड़ोगे वो आसानी से बॉइल हो जाएगा, जिसके बॉन्ड ज्यादा तोड़ोगे वो मुश्किल से बॉइल होगा। इसका मतलब है इस केस में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। दूसरी बात, हो सकता है कि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो। दूसरी बात यह हो सकती है कि इसमें जितने हाइड्रोजन बॉन्ड है उतने ही हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी, दो दो हो दोनों में, ऐसा भी तो हो सकता है। तो पहले अपन क्वांटिटी देखते हैं, जिसका क्वांटिटी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसका क्वांटिटी कम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। लेकिन अगर क्वांटिटी बराबर हो जाए तो फिर क्या देखेंगे, स्ट्रेंथ। पहले एक्सटेंट या स्ट्रेंथ, पहले एक्सटेंट बाद में स्ट्रेंथ। अब मान लो दोनों की क्वांटिटी बराबर है, एक्सटेंट बराबर है, तो फिर मान लो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा और इसका स्ट्रेंथ कम। तो ऑब्वियसली समझ में आता है जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसको तोड़ने में या उसको बॉइल करने में टेम्परेचर ज्यादा। तीसरी बात, हो सकता है यहां हाइड्रोजन बॉन्ड हो और यहां हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा तो वंडरवॉल फोर्स तो होगा ही होगा। अब मुझे बताओ, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और जिसमें वंडरवॉल फोर्स है तो ज्यादा कौन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्यान सुनना, हाइड्रोजन बॉन्ड या तो ये है या तो ये है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड सारे वीक फोर्सेस में स्ट्रॉन्गेस्ट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड सारे वंडरवॉल से स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ये बात। क्योंकि वंडरवॉल या तो डाइपोल डाइपोल होता है या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होता है या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होता है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आयन डाइपोल हुआ तो भी तीनों से स्ट्रॉन्ग है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल हुआ तो भी तीनों में सबसे आगे ही आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक में हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक में वंडरवॉल फोर्स है तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक, अगली कंडीशन क्या बनती है कि भैया इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो, वंडरवॉल हो, और दूसरे वाले में भी हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो, वंडरवॉल हो। अब मान लो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो हम वंडरवॉल वंडरवॉल खेलेंगे। वंडरवॉल वंडरवॉल खेलेंगे तो क्या करेंगे वंडरवॉल, बताइए क्या करेंगे वंडरवॉल है, जिसकी मोलर मास, जिसके अंदर वंडरवॉल 3 तरह के होते हैं, कीजोम, डिवाइड, डिस्पर्शन। पहले वो देखोगे। मान लो इसका वंडरवॉल कीजोम है और उसका वंडरवॉल लंदन है, तो बेटा कीजोम वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ये भी स्ट्रॉन्गर वंडरवॉल होता है ना बेटा। और फिर मान लो इसमें भी वंडरवॉल है और उसमें भी वंडरवॉल है, और इसमें कीजोम और उसमें भी कीजोम, या इसमें लंदन और उसमें भी लंदन, तब मास देखोगे। तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट की कहानी, ठीक है ना। तो ये बॉइलिंग पॉइंट के मेनली अपन ने 90% ऑफ द कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, बाकी कुछ एक कॉन्सेप्ट हैं जो आपके लेवल के बाहर है, उसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे और एग्जाम में वैसे क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, पर ठीक है। तो अपने को ये सॉल्व करने का पैटर्न समझना। अब आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं कि भैया हमने जो भी पॉइंट डिस्कस करे इसको अप्लाई कैसे करते हैं। हेडिंग आएगी बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मान लीजिए वो एग्जाम्पल हमने लिया HCl और Cl2, ठीक है। अब HCl और Cl2 में हमको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, ध्यान सुनते जाना। पहले मुझे बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है या बल्क प्रॉपर्टी है, बेटा बल्क है। अब आपको ये सोच के चलना है, यहाँ पर एक HCl या एक Cl2 नहीं, भगोना भर के, तपेला तपेला पतीला तपीला जो भी है, ठीक है ना। तो आपने HCl का एक बीकर भर लिया और उसमें HCl खूब सारे हैं, और इधर Cl2 खूब सारे हैं। अब मुझे बताओ, इसके भगोने को जब गर्मा गर्म चूल्हे पे रखा और इसके भगोने को जब गर्मा गर्म चूल्हे पे रखा, तो यहां पर अपने को कौन सा फोर्स देखना है, बल्क प्रॉपर्टी, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखना है। तो बेटा एक HCl और दूसरे HCl में, मुझे बताइए HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या? अरे बताओ HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या? नहीं।
पहले ये देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है या वंडरवॉल है। जिसको HCl में भी हाइड्रोजन बॉन्ड दिखे बेटा 101 तोपों की सलामी आपको। HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता और Cl2 में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है ना। पर चमत्कार तो कभी भी हो सकते हैं, तो आपके हिसाब से हो भी सकता है। HCl की बात करें तो HCl में बताइए वंडरवॉल फोर्स है या नहीं बेटा है? तालियां बजाओ मालो जी के लिए, बहुत ख्याल रखते हैं आपका। इसको छोड़ के बाकी सब यूनिफॉर्म में। कहाँ है तेरी यूनिफॉर्म? संडे को नहीं है, कल है ना DSS सर की। चलिए ना, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले HCl और Cl2 की बात हो रही थी, ठीक है। HCl और Cl2 में बात करें तो मैंने क्या बोला, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो कौन सा फोर्स होगा? वंडरवॉल होगा और वंडरवॉल होगा। अब वंडरवॉल तीन तरह के होते हैं, कीजोम, डिबाई और डिस्पर्शन। मुझे बताइए HCl पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर। और ये क्या है? नॉन पोलर। भैया होमोडाइटोमिक जो होता है उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है तो वो नॉन पोलर होता है। हेटेरोडाइटोमिक जो होता है उसका डायपोल मोमेंट ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ये कैसा होता है? पोलर। तो बीकर जो भरा है उसमें HCl है, मतलब पोलर पोलर है। और जो Cl2 वाला बीकर भरा उसमें Cl2 मतलब नॉन पोलर नॉन पोलर। बताइए पोलर पोलर का इंटरेक्शन क्या कहलाता है? कीजोम। और नॉन पोलर का इंटरेक्शन क्या कहलाता है? लंदन फोर्स। और मुझे बताइए कीजोम और लंदन फोर्स में से ज्यादा पावरफुल कौन होता है बेटा? कीजोम। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाओगे तो HCl का बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा? ज्यादा, और Cl2 का बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा? कम। इसी तरीके से अगर हम लोग सेकंड नंबर पे एग्जांपल ले लें तो सेकंड नंबर पे एग्जांपल है ICl और Br2। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे बताओ ICl और Br2 की बात करें तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा नहीं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखना है तो ये देखना है सबसे पहले कि हाइड्रोजन बॉन्ड है या वंडरवॉल है। इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, दोनों में क्या है? वंडरवॉल। पर वंडरवॉल में पहले क्या चेक करना है कि कीजोम है कि डिबाई है कि लंदन है। डिबाई कभी नहीं आएगा, सिर्फ कीजोम और लंदन आएगा। तो डिबाई क्यों नहीं आएगा? इसीलिए बस में नहीं, बहुत बड़ी। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने प्योर लिक्विड लिया है। अबे ये जो भगोना भरा है तुमने, इसमें अगर HCl एक पोलर तो दूसरा HCl भी तो पोलर ही होगा, या अगर एक नॉन पोलर तो दूसरा भी नॉन पोलर होगा। ऐसा थोड़ी कि एक HCl पोलर और दूसरा HCl नॉन पोलर, तो पोलर नॉन पोलर तो यहाँ हो ही नहीं सकता। या तो दोनों पोलर पोलर होंगे या दोनों नॉन पोलर होंगे। इसलिए या तो कीजोम आएगा या लंदन आएगा, डिबाई नहीं आ सकता। डिबाई तब आएगा जब मिक्सचर लोगे, प्योर लिक्विड में कभी नहीं आएगा, ठीक है। मुझे बताइए ये पोलर है कि नॉन पोलर है बेटा? पोलर। तो पोलर पोलर भगोने में इसके है ना, पोलर पोलर का इंटरेक्शन कैसा हो जाएगा? कीजोम। और ये कैसा बेटा? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर का इंटरेक्शन कैसा हो जाएगा बेटा? लंदन। अब मुझे बताइए कीजोम और लंदन में से पावरफुल कौन होता है बेटा? कीजोम। इसीलिए आपको जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देखने को मिलेगा वो किसका मिलेगा बेटा? कीजोम का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और लंदन का बॉइलिंग पॉइंट कम। आइए तीसरे एग्जांपल पे चलते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया बेटा H2D2T2, मान लीजिए आपको दिया गया बेटा N2P4 एसिड, मान लीजिए आपको दिया गया बेटा CH4 SiH4 GeH4 SnH4 और दिया गया PbH4। और इनमें आपको बोला गया कि बॉइलिंग पॉइंट को आपको क्या करना है बेटा? कंपेयर करना है, ठीक है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड चेक करते हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? इसमें, इसमें, इनमें से किसी में भी नहीं हो सकता हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन सबके अंदर कौन सा फोर्स होगा? वंडरवॉल। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं तो एक तो होगा ही होगा, वो क्या होगा? वंडरवॉल। अब इसका जो भगोना है उसमें वंडरवॉल है। वंडरवॉल में अब देखना है कि कीजोम है कि डिबाई है कि डिस्पर्शन है। मुझे बताइए पोलर है कि नॉन पोलर है? नॉन पोलर। ये भी नॉन पोलर। इसको पहचानते तो हो ना? इसको पहचानते तो हो ना? हाँ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन ही तो है ना। तो ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। नॉन पोलर भगोना देखना, H2 नॉन पोलर के बीच में लंदन लंदन लंदन। फोर्स सेम हो गया इसका। फोर्स सेम हो गया तो किस पे जाएंगे? मास। N2 नाइट्रोजन पे कोई पोलैरिटी नहीं आएगी। फास्फोरस में कोई पोलैरिटी नहीं आएगी। सल्फर में कोई पोलैरिटी नहीं आएगी। तो यहां पर भी सारे फोर्सेस सेम हो जाएंगे तो ये भी किस पे जाएगा? मास पे। और CH4 SiH4 GeH4 SnH4 PbH4 सबका डाइपोल मोमेंट 0 है। रेगुलर ज्योमेट्री है। याद करिए, अगर पॉली एटॉमिक स्पीशीज में लोन पेयर 0 होता था और सारे साइड एटम सेम होते थे तो उनके डाइपोल मोमेंट कैंसल हो जाते थे। 0 0 0 0। अगर डाइपोल मोमेंट 0 तो नॉन पोलर।
तो नॉन पोलर लंदन फोर्स, लंदन फोर्स, सारे लंदन है। अल्टीमेटली यहाँ पर लंदन फोर्स की वजह से सब में मास वाली कहानी आई है बेटा। और इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो फैक्टर लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा वंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या इनमें मास बढ़ रहा है या कम हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। और जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वंडरवॉल फोर्स बढ़ता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो यहां तक अभी नोट कर लें, इसके आगे के और भी एग्जांपल्स हैं जो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये कंडीशंस आपको बता दी है कि बॉइलिंग पॉइंट में कैसे क्या कंपेयर करना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जांपल अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।